नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी दिनों से एक जो इंतहाई अहम मौजू है वो थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आज उसका कुछ हिस्सा जो है अब तमाम अहबाब के सामने अपनी ज़ाती राय और ऑब्जर्वेशंस की सूरत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मैन पावर से रिलेटेड फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम, क्योंकि मैं निज़ाम को लेके मुतमईन नहीं हूँ। मैं जो समझता हूँ कि जो यहाँ पे निज़ाम चल रहा है ये वो निज़ाम नहीं है जिसकी ख्वाहिश या जिसकी तको हम जो गुज़िश्ता 70 साल से कर रहे हैं। अगर ये वो होता तो फिर हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं या मामलात वाले लोग हैं उन्हें बैरून ममालिक जाकर अपने इलाज करवाने की, अपनी औलादों को रखने की, उनको पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती। ये एक सिंपल सा एक फार्मूला जो है मैं यही समझता हूँ। इसमें फिर पहली फ़ुर्सत में जो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है आपकी वज़ारत जो है मेहनत और अफराधी क़ुव्वत। वज़ारत मेहनत और अफराधी क़ुव्वत, इनका जो बुनियादी जो है काम है वो क्राइटेरिया है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, किस तरतीब में ये हिसाब किताब और जो बाकी आपके डिप्लोमेटिक जो आपके जो ये सफ़ीर हैं जो आपके ये जो बाहर लोग बैठे हैं इतने बड़े बड़े, ये क्या कर रहे हैं। अब मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो सऊदी अरब में जो हमारे तरतीब चल रही है एम्बेसीज़ की, कौंसलेट्स की। अब मैं जो गुफ्तगू करूँगा मैं कहूँगा कि कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जो आपकी कौंसलेट्स बनी हैं, जो आपके जो एम्बेसीज़ हैं, जो आपके सफारतकार वहाँ मौजूद हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि आपकी जो गुडविल की जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो आपको वहाँ पर अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं आज तक और क्यों आज तक। क्योंकि जो मैन पावर से रिलेटेड गुफ्तगू हो रही है तो आज तक पूरे पाकिस्तान में क्या कोई पाकिस्तानी इन तमाम इलाकों में मगरब में काम नहीं कर रहा। खपत हो रही है हमारी, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जिसकी गुफ्तगू एक साहब अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे किसी के PIA से रिलेटेड कुछ टेक्निकलिटीज़ की गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर ये ऐसा हो तो फिर ये एयर ट्रैफिक जो हमारी इसको मुतासिर हो सकती है और अफ़गानिस्तान और इंडिया से फ़ायदा उठा सकता है। तो रेवेन्यू तो ये भी तो एक किस्म का रेवेन्यू है। जब आप NTS के थ्रू आम आवाम को 400 रुपये 500 रुपये मांगने से आप चूकते नहीं हैं और आपको शर्म नहीं आती है कि हम इनसे पैसे मांग रहे हैं, तो जहाँ पर सही तरतीब होनी चाहिए वहाँ पर आप क्यों वहाँ खामोश क्यों है। अब बुनियादी तौर पर जो मैन पावर के इश्यूज़ हैं इनको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ आवाम के हिसाब से। एक वो आवाम है जो GCC में जाती है, इनके रिक्रूटमेंट का, इनके तरीक़ेकार का, इनका सारा निज़ाम मुख्तलिफ है। दूसरा जो हमारा हिस्सा आता है वो मगरब, अमेरिका, कनाडा, USA, कनाडा, बरतानिया, यूरोप, ये जो सारे आपके लवाजमात आते हैं, मगरब वेस्ट समझ लें, तो इनका जो तमाम तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है। अब होता क्या है कि जितनी कंसल्टेंसीज़ हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, बीच में जैसे लवाजमात खुले हैं, वो लोग फिर लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं। आपके वीज़ाज़ में, स्टडी वीज़ाज़ में, आपके दूसरे वीज़ाज़ में, आपको वर्क परमिट में, आपकी PR में, आपके बहुत सारे और मामलात में। तो इसमें फिर जो पैसे या जो मामलात एक आम आदमी दे के जाता है, बिला मुबालगा वो 8 से 10 लाख तक पहुँच जाते हैं। तो मैं ये सोच के जो है परेशान था और हैरान हो रहा था कि इस तमाम इस सेटअप में हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनका क्या काम है, हमारे जो ये सफारतकार हैं इनका क्या काम है, हमारी जो ये एजुकेशनल बोर्ड्स हैं इनका क्या काम है। क्यों कोलैबोरेशन जो हमारे एजुकेशनल बोर्ड्स की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और उसके साथ नहीं है, क्यों इनकी कोलैबोरेशन जो है हमारे इनके जो बाकी जो हमारे बाकी मामलात हैं, जो डिपार्टमेंट से इदारे हैं उनके साथ नहीं है। अगर ये कोलैबोरेटिव होते तो स्टडी वीज़ाज़ डायरेक्टली जो हमारी हुकूमत के पास आएँ और स्टडी वीज़ाज़ इशूज़ इस नौयत से किए जाएँ कि उनमें अब बाहर की किसी कंसल्टेंसी की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अब एक आदमी स्टडी वीज़ा में जाना चाहता है, बजाय वो डायरेक्ट अप्लाई करे, अपनी फ़ीसें भरे और वीज़ा लगवा ले, उससे बेहतर ये नहीं कि एक जो है यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसने तालीम हासिल की वो वहीं से अप्लाई करे और आगे जो जिस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करो उनको भी पता होगा कि ये तो डिपार्टमेंट बोर्ड हमसे खुद रब्ता कर रहा है, बंदा तो रब्ता कर ही नहीं रहा है। तो वो फौरी तौर पर बजाय उसको 6-6 महीने लटकाने की, प्रोसेस टाइम, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, प्रोसेस टाइम पाकिस्तान से मगरब के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही लोग जब डायरेक्टली दुबई के थ्रू जाते हैं तो इनका प्रोसेस टाइम कम होता है और इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये अपना सक्सेस चांसेस जिन्हें कहते हैं कि वो बढ़ जाते हैं। और सवाल ये है कि ये तमाम मामलात हम पाकिस्तानी अपने इदारे हमारे मामलात वगैरह क्यों नहीं कर सकते। इतने पैसे जो ये कंसल्टेंसीज ले रही हैं आपकी ऑनलाइन फाइलिंग के लिए, सबमिशंस के लिए, आपको मशवरे देने के लिए, आपको ठंडा AC जो है वाले माहौल और सोफ़े देने के लिए, तो आप ही क्यों नहीं कर रहे।
आपके जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए ऐवानों में, इनमें से जो है ना करते हुए 50% से अबव ऐसे लोग होंगे जिनकी जो है रिहाइशें बाहर ममालिक में हैं कि नहीं है। इमरान खान साहब की औलाद बाहर है कि नहीं है। बिलावल भुट्टो अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के आया है कि नहीं आया है। इसके आज भी वहाँ पे मामलात हैं कि नहीं है। नवाज शरीफ की सारी जो है फैमिली है ये वहाँ पर है कि नहीं है। क्या ये लोग इलाज करवाने वहाँ पर जाते हैं कि नहीं जाते। तो फिर मेरा ये एक सिंपल सवाल आप लोगों से बनता है कि ये लोग वहाँ से कोई इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट लाने में आज तक नाकाम क्यों है। क्यों यूके से बिलावल भुट्टो कोई अपनी यूनिवर्सिटी से लेके आ जाता कि जी इतने वहाँ पे स्टूडेंट्स चाहिए तो आपको इतनी इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ये ले मैं आपके लिए लेकर आया। या कोई ऐसा वर्क परमिट लेके आ जाए आवाम के लिए, यदि फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए वहाँ पर, होटल वर्कर्स चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर्स जो है उनको चाहिए, तो आप इतनी इतनी जो है हिसाब किताब में सारे रेडी हो जाओ जी, बस सारा मामला सीधा हो गया, मैं हो गया रानमा। तो फिर हम भी कहेंगे यार तू कोई चीज़ लेके आया है, खुद तुम लोग रानमा हो, खान खा के रानमा हो ना, तुम्हें उर्दू सब तुम्हारी सीधी ना तुम्हारी कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम क्या करने के आए हो। ना ही तुम यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत ज़बरदस्त है, तो जाओ तुम जाके गुफ्तगू करके उनको कहोगे जी मैं फ़लाना मैं इधर ही पैदा हुआ, तो अभी आप हमें दें जी, आप अपने ये वीज़े कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादती जो कर रहे हैं आप लोग, मैं इस बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा था कि जी अगर आप कनाडा से, यूके से, बरतानिया से वर्क परमिट्स लाने में नाकाम है, उनके साथ मायदे करने में नाकाम है कि भाई जी हम होटल की आपको मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपकी नाकामी है नहीं है तो और क्या है कि फिर यही लोग जो है वहाँ पे खपत तो हो रही है ट्रक ड्राइवर्स की, ट्रेलर ड्राइवर्स की, टैक्सी ड्राइवर्स की, तमाम ये मामला, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है। 8-8 महीने, 1-1 साल के बाद जो लोग हैं उनकी फिजिबिलिटीज़ मुमकिन होती है और वो बिला मुबालगा यहाँ पे अच्छे खासे पैसे 8-10 लाख रुपया और या इससे ज़्यादा जो है वो अखराजात करके जाते हैं। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि जी फिर निज़ाम क्या है आपका। कौन है ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, जो ब्लू एरिया के महंगे तरीन जो ऑफिस खोल के यहाँ पर, या कराची में या लाहौर में, पेशावर में, आप कोई ऐसी कंसल्टेंसी नहीं देखेंगे कि जो मामूली जगह पर बैठी हुई है। ये लोग प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरतीब में बैठे हुए हैं और हाईली प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्रोफेशनल्स हैं तो फिर जो आपका जो काम है वो कौन करेगा। तो फिर आप क्यों ये जो NTS के 400 रुपये मांगते हैं। एक बंदा जो 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपये देने पर राजी है, क्या आप उससे 1 लाख रुपया नहीं ले सकते गवर्नमेंट की मुद में कि यार हम बाकी तो छोड़ रहे, गवर्नमेंट की मुद में 1 लाख हमें तो हमें, मुझे ये बताएं कि 400 रुपये नुकसान में या वो 1 लाख रुपया फ़ायदे में। आप समझने की कोशिश करें, आपका निज़ाम ठीक नहीं है, आपके कानून ठीक नहीं है, आपका तरीक़ेकार ठीक नहीं है। रीज़न्स ये हैं कि प्रोफेशनल्स घूम रहे हैं बाहर और नॉन प्रोफेशनल्स बैठे हैं ऐसी जगहों पर। उनका काम ही होता है कि सुबह 9:30 बजे 10 बजे आके अपना कोड निकाला और वहाँ पे AC ऑन करके बैठ गया, उनसे ज़्यादा उनको कोई परवाह नहीं है। आपने काम करना है, आप तरीक़ेकार से काम करें। आप तो वहाँ पे इनके तमाम गवर्नमेंट्स के साथ रब्ते करें, आप उनको कानून के हिसाब से एक तरतीब में बाउंड करें कि जी आइंदा के बाद जी हम कोई, हमारा डायरेक्ट बंदा इस स्टडी वीज़े में ना तो इंडिविजुअल आएगा, ना हमारा कोई वर्क परमिट में इस तरह बंदा आएगा। कोई तरतीब होगी वो हमारी गवर्नमेंट के इदारे से मुमकिन होगी। आप एक इदारा दोबारा से बनाएं, प्रॉपर बनाएं कि जिसमें तमाम की तमाम रिक्रूटमेंट्स मामला, सारी एफिलिएशंस सब के सब तरतीबें उसकी वहाँ उस इदारे के तहत हों, उसकी कोलैबोरेशन करें आप एजुकेशनल बोर्ड्स के साथ, बाकी मामला के साथ, और फिर आप निकलें दुनिया में तो हम भी देखते हैं कि कैसे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। तो इंशाल्लाह दूसरा जो इसका पार्ट है जो GCC का, वो उसमें गुफ्तगू तफसीली फिर होगी क्योंकि काफ़ी अब इसमें ज़्यादा टाइम हो गए। लेकिन ये बुनियाद थी जी, ये आपकी बुनियाद है। इसमें भी आप सवाल, मेरे जो सवालात बनते थे वो आपके सामने पेश करती हैं कि ये अगर वाकई ये लोग रहनुमा होते जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो आए ही बाहर से हैं, तो फिर ये इतने अपने कॉन्टेक्ट ना लाएँ हमारे लिए, ना ये कोर्ट तरतीब करें, ना और फिजिबिलिटीज़। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी कंसल्टिंग जो है यहाँ पे कंसल्टेंट एजेंसीज खुली हुई है, इदारे खुले हुए हैं जो बड़े बड़े मुश्किल इंग्लिश नाम रख के लोगों को लुभाने के लिए, और भी काफ़ी सारे डेकोरम है वो मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे ख्याल में इनमें कहीं ना कहीं भी परसेंटेज इन लोगों की है। अगर नहीं है परसेंटेज तो भाई साहब फिर आप ये काम सरकारी करवाओ। आप कहो जी कि क्यों ये खुले हुए, हम ये काम करके अपने पैसे क्यों ना कमाएं, कुछ आपको मिले, कुछ कनाडा की हुकूमत को, कुछ बरतानिया की हुकूमत को, कुछ ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को, अमेरिका की हुकूमत को, यूरोप को मिले। ये तरीक़ेकार हैं, ये प्रोफेशनल्स का काम करने का अंदाज़ होता है।